हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा सहानी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको आंसर्स को प्रेजेंट करना है इन योर बोर्ड एग्जाम्स इन अकाउंट, इकोनॉमिक, बीएसटी, इंग्लिश। तो कैसे अपने आंसर्स को आपको प्रेजेंट करके आना है ताकि आपके बोर्ड्स में प्रेजेंटेशन के नंबर ना कटे और प्रेजेंटेशन में आपको जो है फुल मार्क्स मिले। स्टूडेंट्स है वो पढ़कर तो जाते हैं बहुत सारे, बट वो वहाँ पे जाके आंसर्स को एक सही तरीके से एक सही मैनर में फॉर्म करके नहीं आते, जिसकी वजह से उनके प्रेजेंटेशन के मार्क्स कट जाते हैं। फुल आते आते प्रेजेंटेशन के मार्क्स कट जाते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप देखोगे और अच्छे से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में, प्री बोर्ड्स में, तो देख लेना प्रेजेंटेशन के आपके नहीं मार्क्स कटेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको टॉप पर आंसर शीट भी एनालाइज करके बताने वाली हूँ कि उन्होंने सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे आंसर लिखा है, कहाँ कहाँ फ्लो चार्ट बनाया है, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कैसे अंडरलाइन किया है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। टॉपर आंसर शीट को एनालाइज करने से पहले, दिखाने से पहले, मैं आपको जो है नॉर्मल पॉइंट्स बताती हूँ कि जो आपको हर सब्जेक्ट में ध्यान रखने हैं जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, जब आप आंसर की प्रेजेंटेशन दे के आ रहे हो अपने एग्जाम में। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखने हैं। पहली चीज़ है क्लैरिटी, यानी कि जो भी आप आंसर लिख कर आ रहे हो ना, वो ट्राई करो क्लैरिटी हो उस आंसर के अंदर। यानी कि वो आंसर जो होना चाहिए, जो भी आप लिख कर आ रहे हो, वो टू द पॉइंट हो और राइटिंग भी जो आप लिख रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले तो। क्योंकि हम क्या करते हैं, आंसर्स को बड़ा बढ़ाने के लिए बच्चे वो कुछ भी राम कथा लिखाते हैं आंसर्स के अंदर, जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड भी नहीं होता कभी कभी तो, और कुछ भी वो लिखते जाते हैं कि आंसर बड़ा हो जाए और बड़े आंसर लिख कर आएंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप वैलिड पॉइंट्स ही नहीं लिखोगे तो आपको ऐसे ही मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर। आंसर को बड़ा करने के लिए फालतू की चीज़ें आंसर में मत डालना, वो आंसर की प्रेजेंटेशन को खराब ही करता है। तो इसलिए आंसर्स में ऐसे पॉइंट्स डालना जो वैलिड हैं आपके अकॉर्डिंग, जो करेक्ट आपको लग रहे हैं, और मतलब जो टॉपिक पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में उससे रिलेटेड पॉइंट्स डालो। उसके इधर उधर ज़्यादा पॉइंट्स नहीं इंक्लूड करने होते आंसर्स में। और अगर कोई आंसर बड़ा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसमें मार्क्स कम मिलेंगे, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप वैलिड पॉइंट लिख कर आओगे और सब कुछ सही लिख कर आओगे तो आपको मार्क्स भी फुल ही मिलेंगे। अगर आपने प्रेजेंटेशन भी अच्छी करी होगी तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। तो पहले तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर मैंने बड़ा आंसर लिखा है 2-3 पेज का, 5 नंबर में लिख के आ रही हूँ, तो मुझे पक्का फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। जो अगर आप वैलिड पॉइंट्स ही नहीं लिख कर आओगे, कीवर्ड्स अंडरलाइन नहीं करोगे, प्रेजेंटेशन अच्छे से करोगे नहीं, तो फिर नहीं मिलेंगे। तो ट्राई करो कि जो भी आप लिखो पेपर में वो वैलिड चीज़ें लिख कर आओ, ऐसे पॉइंट्स लिख कर आओ जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है। और सारे जो भी वर्ड्स लिखो, जो भी आप राइटिंग पेपर में लिख कर आ रहे हो, ट्राई करो। अगर आपकी राइटिंग अच्छी भी नहीं है ना, अच्छा राइटिंग ज़रूरी नहीं है कि आपकी राइटिंग अच्छी ही हो, ज़रूरी ये है कि जो भी आप लिख कर आ रहे हो ना वो क्लियरली टीचर को समझ जाए कि जो बच्चे ने लिखा है वो समझ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी राइटिंग ऐसी है कि समझ ही नहीं आ रहा बच्चे ने लिखा क्या है। तो ट्राई करो ऐसा लिखना कि जो एग्जामिनर है उसको समझ आ रहा हो, जो टीचर है आपकी रिपोर्ट में चेक करेगी उसे वो चीज़ समझ आ रही हो। अगर वो समझ आ रही है तो ठीक है। ब्यूटीफुल एकदम नीट एंड क्लीन राइटिंग नहीं लिखनी, बट ऐसी राइटिंग लिख कर आना पेपर में कि जो टीचर है, एग्जामिनर है, उसको वो समझ आ जाए। राइटिंग पे डिपेंड नहीं करता कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, आप प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हो, कैसे आप क्लैरिटी में वर्ड्स लिख रहे हो। टीचर को अगर आपकी राइटिंग समझ आ रही है तो टीचर आपको जो है वो मार्क्स दे देगी। नेक्स्ट चीज दैट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि हम आंसर ये नहीं है कि कहीं से भी लिखना शुरू कर देंगे। अगर कुछ पूछा है हमसे तो हम एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके आंसर लिखना चाहिए। कि पहले अगर कुछ मुझसे पूछा है कोई भी क्वेश्चन, तो पहले इंट्रो लिखो, फिर उसके मेन पॉइंट्स डालो, बीच में जो मिडल वाला पार्ट होता है, फिर उस आंसर को कंक्लूड करो। या जैसे सपोज करो अगर मेरे से कोई भी क्वेश्चन आया, लाइक मुझसे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आया, लाइक ADAS अप्रोच आ गई इकोनॉमिक्स में कि ADAS अप्रोच पूरी लिखो, मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाली जो अप्रोच है वो पूरी लिखो। तो मेरे को पूरा बताना पड़ेगा कि किसने लॉन्च करी है, पूरा डायग्राम बनाओ, टेबल बनाओ उसकी, फिर पूरा उसका थ्योरी लिखो कि अगर एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई, तो सब कुछ तुम्हें डिटेल में उसमें बताना पड़ेगा। फिर ADAS क्या अप्रोच है, फिर उसको कंक्लूड करो। तो पूरा एक स्ट्रक्चर वे में आपको चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ लिख रहे हैं फिर कोई और लिख रहे हैं। प्रेजेंटेशन तभी अच्छी होती है अगर एक आंसर स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है एग्जामिनर को। तीसरी चीज, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यानी कि जो भी आप आंसर लिख कर आओगे पेपर में बोर्ड के और प्री बोर्ड भी अगर अभी आप दोगे तो ट्राई करना
ट्राई क्या करना, मतलब करना ही कि आप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करके आना, चाहे वो कीवर्ड्स है इंपॉर्टेंट उनको अंडरलाइन करके आना, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जैसे सपोज करो कोई ऐसा नहीं कि अगर ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन निकालेंगे उससे अंडरलाइन करेंगे, या हाईलाइटर निकालेंगे उससे अंडरलाइन करेंगे, नहीं। ब्लू पेन है आपके पास, जिस पेन से लिख रहे हो उसी पेन से वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। सपोज करो मैंने कोई बिजनेस स्टडीज का आंसर लिखा, उसके बाद मैंने उसी पेन से जो है उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर है वो कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देता है, उसको वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और ऐसे कीवर्ड्स जब वो देखता है ना, जो कीवर्ड्स बच्चे ने यूज़ करे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करे, तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और उसको लगता है कि बच्चा पढ़कर आया है, उसने बुक यूज़ करी है, बुक से एनसीईआरटी से पढ़ा है, या अपनी जो भी प्रिस्क्राइब बुक स्कूल की लगाई है उससे पढ़कर आया है, तभी उसे इस वर्ड्स की नॉलेज है, इन पॉइंट्स की या इन कीवर्ड्स की नॉलेज है। तो कीवर्ड्स हो गए या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने आंसर में इंक्लूड करो और उनको अंडरलाइन भी कर आओ, ठीक है, ताकि आपका जो फालतू आपने लिखा है अगर थोड़ा बहुत भी उस पर ध्यान ना जाए, एग्जामिनर का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कीवर्ड्स में ध्यान जाए। जैसे कि अगर बिजनेस स्टडीज का सपोज करो प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने आ गया, डिवीजन ऑफ वर्क, तो उसमें तुम क्या क्या कीवर्ड्स यूज करोगे, स्पेशलाइजेशन तुमने यूज कर लिया, इफेक्टिव, एफिशिएंट, ऐसे ऐसे तुमने वर्ड यूज कर लिया कि हम वेस्टेज कम होगी टाइम की, तो ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स कीवर्ड्स आपने यूज करे ना, आपने उसको अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज यूज एग्जाम्पल्स। अगर कोई क्वेश्चन है जहाँ पे तुम एग्जाम्पल बना सकते हो, एग्जाम्पल लिख कर आ सकते हो, तो ट्राई करो कि एग्जाम्पल्स लिख कर आओ क्वेश्चंस के अंदर। इससे एक तो तुम्हारे क्वेश्चन की लेंथ भी बढ़ जाएगी, जो तुम्हें बढ़ानी होती है कि बड़ा लगना चाहिए आंसर, ज़्यादा नंबर का है तो। और साथ में एग्जाम्पल्स एक अच्छा इम्पैक्ट भी डालते हैं, आप अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड भी कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर वो टॉपिक से मैच कर रहे हैं और आपको कोई रियल लाइफ पे एग्जाम्पल आता है तो आप वो भी लिख कर आ सकते हो, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है सीबीएसई का, वो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करता है। उनको ये चाहिए कि वो बच्चे ने अपने एफर्ट डाले, और अगर आपने एफर्ट डाले और एग्जाम्पल सही लिखा है बिल्कुल, तो वो आपको मार्क्स दे देगा। तो आप एग्जाम्पल्स भी यूज कर आओ अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, जहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो वहाँ पे एग्जाम्पल देकर आओ। मैंने आपको जो है कुछ 4 पॉइंट्स बता दिए जो आपको हर उसमें ध्यान रखने हैं वाइल राइटिंग दी आंसर्स। अब मैं आपको इको अकाउंट बीएसटी की टॉपर आंसर शीट भी एनालाइज करवाती हूँ कि उन्होंने किस वे में आंसर लिखा है, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। शुरू करते हैं बिजनेस स्टडीज से। तो देखो ये बिजनेस स्टडीज का टॉपर का कोई आंसर है, तो इस तरीके से इसने पूरा प्रेजेंट किया है। आप देखो जैसे कि मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, तो टॉपर ने भी पूरे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कीवर्ड्स को देखो अंडरलाइन कर रखा है। जिस पेन से वो लिख रहा था उसी पेन से कर रखा है, कर भी सकते हो, वैसे इसने शायद पेंसिल से करा है, तो आप किसी से भी अंडरलाइन कर सकते। इसके अंदर क्वेश्चन आया है डिफरेंस का, तो टॉपर ने पूरा डिफरेंस के लिए टेबल बना के, बेसिस बना के फिर जो है उस आंसर को प्रेजेंट किया है। तो ऐसे आपको करके आना है। और साथ में आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी अंडरलाइन करा है, बाय पेंसिल करा है इसने, आप पेन से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर आना। तो बिजनेस स्टडीज़ है उसके अंदर ना आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कीवर्ड्स को अंडरलाइन तो करोगे, बट साथ में फ्लो चार्ट वगैरह भी बना के आओगे। देखो जैसे कि ये जो टॉपर है इसने फ्लो चार्ट बनाया है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन का, कुछ नहीं करा, बस इसने जो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस आपको पता होगी कंट्रोलिंग की, जब आप पढ़कर जाओगे तो उसी कोई डब्बे वगैरह में बना के, क्लाउड वगैरह में बना के लिखाना। इससे क्या होती है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और ये चीज़ एग्जामिनर को अच्छी लगती है। तो अपनी क्रिएटिविटी का थोड़ा बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में यूज़ कर लेना, इकोनॉमिक्स में जितना यूज़ करवाओ उतना कर लेना, वो आपका अच्छा लगता है। अकाउंट्स में तो नॉर्मल करना है जो आपका फॉर्मेट है वैसे, बट इको बीएसटी में थोड़ी क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हो, इसमें इतना कोई टाइम नहीं लगता। आनी डायग्राम्स वगैरह जो है वो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर बनाकर आने हैं। इस तो जैसे अभी ये इकोनॉमिक्स है, इस पर न्यूमेरिकल आया है, तो इसने पूरा अच्छे से प्रेजेंट किया है आंसर को। न्यूमेरिकल जो आया है उसका फॉर्मूला भी लिखा है, तो अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो फॉर्मूला भी लिखो। जैसे इसने के लिखा है, के इक्वल्स टू 1/1/MPC, तो फॉर्मूले सारे मेंशन करके आना पेपर में। और फिर उसके बाद जैसे अब अगर पेपर में कुछ काटना है तो ऐसे एक लाइन से काटोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो इसको कुछ गलत हो गया तो इसने इसको सिर्फ एक लाइन से काटा, ऐसे गुचड़ मुचड़ नहीं कर दिया जो हम कर देते हैं कभी कभी फ्रस्ट्रेट होके, तो ऐसा नहीं करना, सिर्फ एक लाइन से काट कर आओ ताकि साफ लगे, तो देखो इसका बुरा नहीं लग रहा। ऐसे ही एक और चीज़ अगर आप देखोगे तो इसने जो रफ वर्क है वो एक लाइन बना के कोने में पूरी कैलकुलेशन कर रखी है। तो ऐसे ही आपको अकाउंट्स में, मैथ्स में और इकोनॉमिक्स में अगर न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो एक लाइन ड्रॉ करके एंड कोने में ऐसे कैलकुलेशन करनी है नीट एंड क्लीन वे में।
गंद नहीं फैलाना वहाँ पे। ऐसे ही अगर आप ग्राफ बना के आ रहे हो तो नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरे ग्राफ बना कर आओ। और अगर आपको कोई डायग्राम आ रहा है कर्व्स वगैरह का, तो ऐसे ही साफ वे में, एक नीट एंड क्लीन वे में बना के आओ। ये तो देखो अकाउंट्स में नॉर्मल पेंसिल से पूरे फॉर्मेट्स बनाए हैं, उसके बाद अंदर पेन से लिखा है, तो पेंसिल से स्केल से फॉर्मेट्स बनाना और अंदर लिखना। आप देखो इसकी राइटिंग, जो टॉपर है उसकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट उसने जो लिखा है वो क्लियर हो रहा है, तो ऐसे ही क्लियर होना चाहिए। देखो इसके 80 आउट ऑफ 80 आए हैं, तो ऐसे 80 आउट ऑफ 80 भी आपके स्कोर होते हैं मार्क्स। तो इसलिए अगर करके आओगे, और आप एक चीज़ और देखोगे कि जो एग्जामिनर है उसने मार्किंग करी है, और मार्किंग ऐसे करी है कि स्टेप वाइज करी है। तो जो अकाउंट्स में मार्किंग होती है वो स्टेप वाइज होती है, तो जितने स्टेप सही करके आओगे उतने मार्क्स अच्छे से आपको मिलेंगे। तो स्टेप वाइज क्वेश्चन करके आया करो कि अगर आंसर भी गलत है तो जितने स्टेप सही है उसके मार्क्स आपको मिल जाए। मैंने आपको सारी टॉपर आंसर शीट भी दिखा दी है, एंड आप इन आंसर शीट्स को खुद भी देख सकते हो CBSE गाइड ऐप में। आप टॉपर आंसर शीट के कॉलम में जाके आंसर शीट्स को और अच्छे से एनालाइज कर सकते हो इफ़ यू वांट, और आंसर्स को रीड भी कर सकते हो कि कैसे टॉपर्स ने लिखा है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।